नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, डेफिनेशन या उदाहरणों के बारे में जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अल्टरनेट बियरिंग से, उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता की, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पार्थेनोकार्पी की, यानी जहाँ तक हमने सुना है कि फल जब बीज रहित बनता है तो पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस के कारण बनता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि पार्थेनोकार्पी होती क्या है, कितने प्रकार की पार्थेनोकार्पी होती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके दोस्तों इसको समझने के लिए इसका जो नाम है वो इसकी डेफिनेशन दे रहा है। हमेशा लगभग हर नाम अपने होने की या अपनी डेफिनेशन को प्रकट जरूर करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक के बाद एक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बियरिंग यानी उस फल लगना, एकांतर फलन यानी एक साल तो फल लगेंगे, एक साल नहीं लगेंगे। अब ऐसी क्रिया जिनमें होती है वो सारे पौधे कौन से कहलाएंगे? एकांतर फलन वाले पौधे कहलाएंगे। यानी अगर सरल शब्दों में इसकी डेफिनेशन की या परिभाषा की बात करें तो ऐसे पादप जिनमें एक वर्ष फल लगते हैं उसके बाद दूसरे वर्ष फल नहीं लगते हैं, यानी एक वर्ष छोड़ के हर एक साल बाद अगर फल लगता है, ऐसे सभी फल वृक्ष एकांतर फलन की श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों आते हैं तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन ईयर और ऑफ ईयर, ऑन ईयर और ऑफ ईयर। अब यहां भी इसका नाम स्वयं बता रहा है कि ये क्या है। हमने कह दिया कि एक साल फल आते हैं, एक साल नहीं आते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? एकांतर फलन कहते हैं। अब बात आती है ऑन ईयर और ऑफ ईयर। तो दोस्तों जिस साल फल आते हैं या जिस वर्ष फलन की क्रिया होती है, यानी फल हुए हैं, उपज क्या है? ऑन है। इकोनॉमिक्सली आपका जो पैसा वो आ रहा है, तो जिस वर्ष फल आते हैं उस वर्ष को ऑन ईयर कहते हैं। जिस वर्ष फल आते हैं उस वर्ष को क्या कहते हैं? ऑन ईयर कहते हैं। और जिस वर्ष नहीं आते हैं उसको ऑफ ईयर कहते हैं। यानी हम कह रहे हैं ना, एक साल आएंगे, एक साल फल नहीं आएंगे, तो जिस साल आ रहे हैं उसको तो ऑन ईयर और जब नहीं आ रहे हैं तो ऑफ ईयर। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे फल वृक्ष जिनमें एक वर्ष छोड़ के एक वर्ष फल आते हैं, ऐसे फल वृक्ष किस श्रेणी में आते हैं? एकांतर फलन की श्रेणी में आते हैं। ऑन ईयर किसे कहा जाता है? एकांतर फलन की क्रिया में जिस वर्ष फल आते हैं उस वर्ष को ऑन ईयर और जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उस वर्ष को ऑफ ईयर कहा जाता है। अब दोस्तों बात आती है इसके उदाहरण की, और अगर हम उदाहरण की बात करें दोस्तों तो आम और खजूर इसका मुख्य उदाहरण है। आम में तो हमने देखा भी है, जितने भी देसी आम आते हैं उनमें एक साल फलन की क्रिया होती है, अगले साल नहीं होती है। फिर हमारे फोर फादर्स वगैरह या जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें एक साल आएगा, एक साल नहीं आएगा, और जिस साल नहीं आता है उस साल न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं ताकि अगले साल आए। जबकि होता क्या है, इस पर्टिकुलर वेराइटीज की या इन पौधों की ये आंतरिक रूप से ये एक संरचना ऐसी है कि ये अल्टरनेटिव बियरिंग करेंगे, एक साल फल आएंगे, अगले साल नहीं आएंगे, फिर उसके अगले साल वापस फल आएंगे। तो ऐसी क्रिया को हम एकांतरण फलन कहते हैं। किस में पाया जाता है? तो आम और खजूर में सर्वाधिक पाया जाता है। और ऑन ईयर जिस साल आते हैं वो ऑन ईयर, जिस साल नहीं आते हैं वो ऑफ ईयर। अगली बात करें दोस्तों बहुभ्रूणता की, इसे पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी या इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब दोस्तों बहुभ्रूणता में भी क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन इसका नाम बता रहा है। एम्ब्रियो यानी भ्रूण, बहु यानी बहुत सारे, पॉली यानी एक से ज्यादा। तो दोस्तों अगर किसी बीज से दो या दो से ज्यादा पादप बनते हैं या अंकुरण होते हैं, दो से ज्यादा पादप बनते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये मुख्यतः किस में पाई जाती है? तो मुख्य उदाहरण बहुतों में होता है दोस्तों, लेकिन जो इसका मुख्य उदाहरण है वो नींबू है। आप सीडेड नींबू को जब भी लगाएंगे आप देखना वहां पे आपको मोस्टली तो नहीं, लेकिन आप अगर ढंग से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा केसेज पॉलीएम्ब्रियोनी के नींबू में मिलते हैं। डेफिनेशन क्या है? एक बीज से दो या दो से ज्यादा
पौधे निकलना, यानी एक तो निकलेगा ही, ये तो शाश्वत सत्य है कि एक बीज आपने लगाया, एम्ब्रियो जीवित है, दैट मीन्स क्या होगा, वहां पे एक पौधा निकलेगा। लेकिन स्पेशल केस में, किस केस में, पॉलीएम्ब्रियोनिक केस में, बहुभ्रूणता के केस में आप बीज एक लगाएंगे लेकिन पौधे या तो दो निकलेंगे या दो से ज्यादा निकलेंगे। ऐसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनिक कहते हैं, हम इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब दोस्तों अगली हम बात करेंगे पार्थेनोकार्पी की। अगली बात करेंगे दोस्तों पार्थेनोकार्पी। हम बात कर रहे थे दोस्तों पार्थेनोकार्पी के बारे में, और जहां तक पार्थेनोकार्पी की डेफिनेशन की बात की जाए या पार्थेनोकार्पी होती क्या है, तो वह क्रिया जिसमें निषेचन के बगैर फल का निर्माण होता है। दोस्तों हमने जब परागण पढ़ा था तो मैंने बताया था परागण होता है, परागण के बाद निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन ऐसी अवस्था जिसमें बगैर निषेचन के फल का निर्माण होता है, बगैर निषेचन के फल का निर्माण होता है, तो ऐसी अवस्था को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और पार्थेनोकार्पी का उपयोग किस में किया जाता है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है उपयोग किस में किया जाता है, बीज रहित किस्म बनाने में। सीडलेस वेराइटीज जो होती है, हम सुनते आए हैं सीडलेस वेराइटीज, और सीडलेस वेराइटीज बनाने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, पार्थेनोकार्पी का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पढ़ेंगे इसके उदाहरण, और तो ध्यान रखना जितने भी सीडलेस प्रकार के फल हैं या जितनी भी वेराइटीज है सीडलेस की, वो इसी मेथड से बनी होगी। अब चाहे आप बात कर लीजिए अंगूर की, चाहे आप बात कर लीजिए केले की, चाहे आप बात कर लीजिए अनानास की, या फिर अगर हम बात करना चाहें आम की सिंधु किस्म की, क्योंकि आम की सिंधु किस्म को हम कौन सी किस्म मानते हैं, सीडलेस किस्म मानते हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, देखना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम की सिंधु किस्म किस प्रकार की पार्थेनोकार्पी से बनी है। वहां आपके पास ऑप्शन होंगे वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, हिंदी में इसे कहते हैं वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी। उसके बाद दूसरा पूछा जाएगा दोस्तों स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, और हिंदी में कहा जाता है इसे उद्दीपनकारी पार्थेनोकार्पी। और अगर हम तीसरी पार्थेनोकार्पी या तीसरा आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्पर्मोकार्पी, और चौथा ऑप्शन मिलेगा दोस्तों नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है आपका, आम की सिंधु किस्म किस प्रकार की पार्थेनोकार्पी से बनी है, क्योंकि क्वेश्चन उसने बहुत डीप कर दिया। आपको ये पता है सिंधु किस्म सीडलेस है, इसका मतलब पार्थेनोकार्पी से बनी होगी, यहां तक तो याद है, लेकिन उसने ये क्वेश्चन में दे दिया आम की सिंधु किस्म जो पार्थेनोकार्पी से बनी है किस प्रकार की पार्थेनोकार्पी से बनाई है। तो अब दोस्तों हमें थोड़ा सा डीप पढ़ने की आवश्यकता है, तो अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, और यहां हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, इन तीनों प्रकार में इसका उत्तर छुपा हुआ है दोस्तों। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की या पहले प्रकार की बात करें, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी या वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी, क्वेश्चन पूछा जाता है किस में पाई जाती है, सीधा सीधा केला, अंजीर और अनानास नामक फल वृक्षों में वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। उसके बाद में आप देखिएगा दूसरा प्रकार है स्टिमुलेटिव या उद्दीपनकारी पार्थेनोकार्पी। अब दोस्तों क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, निम्न में से किस पौधे में या किस फसल में या किस फल में स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। तो आप देखना इसके जो उदाहरण होंगे वो उदाहरण होगा लीची, और लीची के बाद देखिएगा अंगूर की ब्लैक कोरिएंथ किस्म,
अब दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये चीज मैं बता दूं आपको, और क्या होता है वो ये पढ़ने के बाद, स्टेनोस्पर्मो पढ़ने के बाद आपके पास क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ कंफ्यूजन की बात क्यों कर रहा हूँ। अगला जो इसका तीसरा प्रकार है वो स्टेनोस्पर्मोकार्पी है। और दोस्तों अगर इस प्रकार की पार्थेनोकार्पी की बात की जाए तो ये किस्में पाई जाती है, तो अंगूर की जितनी भी किस्में हैं सीडलेस बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और फिर अगर अगली बात करें तो आम की कौन सी किस्म, आम की सिंधु किस्म। अब दोस्तों आपको पता चला होगा, या फिर आप सोचोगे कि सर आपने अंगूर की किस्म स्टेमुलेटिव में बताया, तो इसका मतलब अगर अंगूर की और कोई किस्म भी बन रही है तो स्टिमुलेटिव ही होना चाहिए आपका, और सोचना या कंफ्यूज होना जायज है। तो अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है दोस्तों? तो अगर बात करें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी की, तो या तो लीची में पाई जाएगी या अंगूर में, लेकिन अंगूर की एक किस्म फिक्स हो गई, कौन सी? ब्लैक कोरियंथ। केवल ब्लैक कोरियंथ किस्म ही ऐसी है जो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी से तैयार की गई है। इसके अलावा अंगूर की जितनी भी सीडलेस किस्में, इसके अलावा, किसके अलावा? ब्लैक कोरियंथ के अलावा जितनी भी सीडलेस किस्म है वो कौन सी पार्थेनोकार्पी से बनी है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी से बनी है। अब बात आती है इसका और उदाहरण, तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी से एक आम की सीडलेस किस्म जो बनी है सिंधु, उसका भी विकास इसी पार्थेनोकार्पी से किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपका ये पार्थेनोकार्पी भी कंप्लीट होगा। बगैर निषेचन के फल का निर्माण, पार्थेनोकार्पी। प्रकार की बात की जाए या पहले इसके अगर उपयोग की बात की जाए तो किस्मों का, बीज रहित किस्मों के निर्माण में पार्थेनोकार्पी का उपयोग किया जाता है। अब बात करें इसके उदाहरण की, 3 प्रकार के इसके उदाहरण माने जाते हैं मुख्यतः। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी जिसे वानस्पतिक कहा जाता है, केला, अनानास, अंजीर, इनमें वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलेटिव या उद्दीपनकारी पार्थेनोकार्पी की। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, एक तो फल आता है आपका लीची, दूसरा अंगूर की एक स्पेशल किस्म, किस्म कौन सी? ब्लैक कोरियंथ, उस किस्म में इस तरह की पार्थेनोकार्पी का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद अगर बात करें तीसरा और लास्ट स्टेनोस्पर्मोकार्पी, तो अंगूर की ब्लैक कोरियंथ के अलावा जितनी भी बीज रहित किस्में बनी है कौन सी पार्थेनोकार्पी से बनी है? स्टेनोस्पर्मो पार्थेनोकार्पी से बनी है। और एक आम की सिंधु किस्म जो सीडलेस किस्म है वो भी इसी पार्थेनोकार्पी से बनाई गई है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा अल्टरनेट बियरिंग, उसके बाद हम बात कर रहे थे आपके बहुभुणता की, उसके बाद हमने बात की पार्थेनोकार्पी की। तो उम्मीद करता हूं ये दोस्तों 2-3 छोटे छोटे टॉपिक को मिक्स करके मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, और यहाँ से मुख्यतः 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा संभावनाएं बनती है। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपके नोट्स जरूर बनाएं। जो यहाँ पे आप पढ़ते हैं उनको इन रिटर्न लिखें, जितना आप लिखेंगे उतना ही आप मजबूत होंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।